देखिए आज है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3, नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th की सीरीज हम चला रहे थे। आज पार्ट 3 आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले की कहानी जो हमने देखी थी वो रॉलेट एक्ट वगैरह हमने देखा था। क्या देखा था? रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट आया और उसके खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किस तरह से अंग्रेज़ों ने जलियांवाले बाग हत्याकांड में किस तरह से क्रूरता का प्रदर्शन किया, किस तरह से क्रूएल्टी दिखाई, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, और आगे की कहानी आज हम स्टार्ट करेंगे। और हमने देखा था किस तरह से लोगों को अंदर जेल में डाला था, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो चलिए आज हम आपके लिए आगे की कहानी जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यकीन मानिए अगर आप जितना भी जानते थे आज आप कुछ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एंड तक बने रहना है और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप असहयोग आंदोलन में आज सारी चीज़ें सीख के जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन रही होंगी खिलाफत आंदोलन से, खिलाफत मूवमेंट से, वो सारी चीज़ें आज आप क्लियर कर लेंगे। चलिए तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले से ही एकदम शुरुआत से, कहाँ से इसका जन्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने देखा जलियांवाले बाग हत्याकांड की बात देख ली। 1919 को 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने किया, वहाँ पर उधम सिंह मौजूद थे, बाद में उन्होंने बदला लिया। ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या सर? सारी चीज़ें पहले हम ये जान लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, लेकिन इसकी नींव कैसे पड़ी उसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। कहाँ जाना पड़ेगा सर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो ईयर था 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। अब हुआ क्यों सर? तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक मैप खोल लीजिए अपने सामने, जल्दी से 1 2 3 जल्दी से निकाल लो भाई। मैप निकाल लीजिए, वर्ल्ड मैप निकालिएगा, वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब जल्दी से तुर्की के पास पहुंच जाओ। कहाँ पहुंचना है आपको? तुर्की के पास पहुंचना है। ठीक है, अब तुर्की के पास पहुंचोगे तो ये जो तुर्की वगैरह था, पूरा जो था उस तरह का तुर्की वगैरह वहाँ पर पूरा स्पेन तक फैला हुआ था, तो उसको कहते थे ऑटोमन एम्पायर। ये नया नहीं है, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर नेशनलिज्म इन यूरोप में है। ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ किस लिए? ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। बहुत सारी आपको इसमें कहाँ जो कन्फ्यूजन रही होंगी बताएंगे। अब ऑटोमन एम्पायर की कहानी और ऑटोमन एम्पायर में पढ़ेंगे, यहाँ बता नहीं सकते पूरा डीप में। तो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। अब ऑटोमन एम्पायर जो था ये बहुत बड़ा एम्पायर था। अब इसको पाने की लालच सारे यूरोपीय देशों में भरी हुई थी। सारे यूरोपीय यानी फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो, ये सारे लोगों की ओर लगी थी कि ऑटोमन एम्पायर पे हमारा कब्जा हो जाए, सभी लोगों को। तो धीरे धीरे इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था, ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, इनको अपने लिए डर महसूस था कहीं हम ना ही चले जाएं। तो ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए सारे लोगों ने प्रयास किया और ऑटोमन एम्पायर टूटते 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 सिर्फ तुर्की में सिमट गया। जो आप तुर्की देख रहे होंगे मैप में, ये सिर्फ लास्ट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये कहाँ तक पहुँच गया था? सिर्फ तुर्की तक बचा था ये सिर्फ। ठीक है, तुर्की, हिंदी में तुर्की, इंग्लिश में टर्की, तो टर्की तक ये बचा था सिर्फ ऑटोमन एम्पायर। अब क्या हुआ, टर्की में बैठते थे खलीफा। कौन बैठता था? खलीफा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को डर था कहीं तुर्की को तोड़ न दिया जाए, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड सभी लोग कह रहे थे कि इसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब जब ये रूल करेंगे तो इसको बीच-बीच से तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, दिक्कत क्या हुई? अंग्रेजों ने लोगों के साथ खेल दिया, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ एक खेल खेल दिया। क्योंकि जो अंग्रेज थे सर, वो आगे की सोच रखते थे, वो 10-5 साल का नहीं देखते थे, 10-5 साल का नहीं, 50 साल की आगे की सोच रखते थे। एक सरकार फिल्म है, उसमें एक डायलॉग है, आपने अगर देखा है सरकार अमिताभ बच्चन की,
तो सरकार जो अमिताभ बच्चन जो सरकार का किरदार निभाते हैं उसमें वो कहते हैं कि पास के फ़ायदे से ज़्यादा दूर के नुकसान की सोचा करो। एक व्यक्ति रहता है, उससे वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पास के फ़ायदे से ज़्यादा दूर का नुकसान सोचो। ये बहुत बड़ी बात है। अंग्रेज़ इसी पे काम करते थे। वो पास के फ़ायदे से ज़्यादा अपने दूर के नुकसान को सोचते थे। वो सोचते थे कि एक ऐसा बीज बोझ जो लोगों को लगे भी ना कि हमारे कारण बोया गया है, और वो बीज बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाए। यानी लोगों को लगे भी ना कि ये पेड़ हमने बोया था, इस पेड़ का बीज हमने बोया था, और पेड़ भी हो जाए। ये ऐसे बीज बोते थे। भारत में 1947 में बीज बोया गया, आज तक दर्द दे रहा है और देगा भी आगे तक। तो इसी तरह से इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के लिए क्या किया भारत में, कि कहा कि हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, हम तुर्की को तोड़ने नहीं देंगे, तुम क्या करो हमारी तरफ से लड़ो। क्योंकि इसमें ब्रिटेन भी लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सैनिकों की ज़रूरत पड़ी अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम हमारे तरफ आओ, भारतीयों से कहा कि तुम हमारे पास आओ, भारतीय मुसलमानों से कहा कि तुम हमारे पास आओ, तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ और हम तुर्की को टूटने से बचा लेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए, एक क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, क्या कि सर तुर्की के लिए मुसलमान क्यों जाएं, तुर्की के लिए मुसलमान क्यों जाएं, मुस्लिम लोग क्यों जाएं? तो तुर्की में बैठता था खलीफा। कौन बैठता था, कैलिफ या खलीफा? खलीफा कौन होता है? खलीफा होता है रीजनल हेड, रिलीजियस हेड लिख लो, रिलीजियस हेड। धार्मिक मामले में जो इनका सबसे बड़ा नेता होता था वो खलीफा होता था। यानी जितने भी मुस्लिम वर्ग हैं पूरी दुनिया में पूरे जितने भी मुस्लिम लोग थे, तो उनका जो एक मुख्य नेता होगा, जो उनका मुख्य गुरु होगा, वो खलीफा होता था। कौन? खलीफा। और खलीफा बैठता कहाँ था? तुर्की में। और तुर्की जब तोड़ दिया जाएगा तो सऊदी अरेबिया में कौन है? मक्का मदीना। और मक्का मदीना जब तुर्की तोड़ दिया जाएगा तो मक्का मदीना खलीफा से अलग हो जाएगा। और मक्का मदीना जो है वो मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी पवित्र जगह है, एक धार्मिक स्थल है उनका, मक्का और मदीना। क्यों है अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको, क्यों है मक्का मदीना, ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे बताएंगे। पहले यहाँ देख लो। तो जब मुस्लिमों को लगा कि हमारा तुर्की अगर अलग हो गया तो हमारा खलीफा हमसे चला जाएगा, क्योंकि हमारा धार्मिक गुरु जो है, जो हमारा सबसे बड़ा गुरु है, वो तो खलीफा है मुस्लिमों का, अब वही हमसे अलग हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कतें होंगी। तो भारतीय मुसलमानों ने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों से कहा कि भाई ठीक है तुम लड़ो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम तुर्की को तोड़ने मत देना, तुर्की को अलग होने मत देना, मक्का मदीना इनके अंदर ही होना चाहिए खलीफा के साथ। ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पर गांधी जी आगे की सोच रखते थे ना, तो गांधी जी को दिख गया कि ये पॉइंट जो है ये मुसलमानों को एकत्रित करने वाला है, मुसलमानों को जोड़ने के लिए ये पॉइंट है। तो गांधी जी ने क्या किया, मुसलमानों को भाई जोड़ना स्टार्ट कर दिया, और इतने मुसलमानों को भर्ती कराए, इतने मुसलमानों को भर्ती कराया आर्मी में कि सार्जेंट कहा जाने लगा। सार्जेंट वो होता है जो लोगों को भर्ती करवाता है। इतने लोगों को भर्ती करवा दिया कि, और जब इतने लोगों को भर्ती कराया तो मुस्लिमों के अंदर एक भावना पैदा हुई, एक अपना व्यक्ति देखने को मिला, अपना एक सहयोगी उनको देखने को मिला गांधी जी के रूप में, कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है, ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है। गांधी जी ने इतनी ज़्यादा लोगों को भरा, लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये जीते कौन जीता? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जीते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साई 1914 से 1918 जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसके बाद वर्साई के महल में, कहाँ पर? वर्साई के महल में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, उसी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है। अब ये सब चीज़ें हम डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये पहले चैप्टर में है, आपको अगर पढ़ना है तो हम पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत इसको तोड़ा जा रहा था। अब लोगों ने कहा भाई हम तुम्हारी आर्मी में आए क्यों थे? मुसलमानों ने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम्हारा साथ क्यों दिए हैं? हमने तुम्हारा साथ ही इसलिए दिया है कि तुर्की ना टूटे, हमारा जो धार्मिक गुरु है वो हमारे पास रहे, उसके कंट्रोल में मक्का मदीना रहे। लेकिन यहाँ पर हो क्या गया, तुर्की टूटने जा रहा था।
अब गांधी जी ने कहा कि ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी बात, 1919 में हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो 1914 से 1918 की कहानी है ये, थोड़ा सा समय का इसीलिए हमने लिखा है, समझते चलो। 1918 के बाद एक तरफ इन्होंने कह दिया तुर्की टूटेगा, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, दूसरी तरफ चल रहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब गांधी जी एकदम परेशान अंदर से, और गांधी जी ने कहा कि अब बहुत बड़ा मूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले मुस्लिमों को इकट्ठा करो, हिंदू मुस्लिम को एक करो। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने साथ दिया, किस तरह से दिया आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से साथ दिया। तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हो गई हमारी। चलिए सर, खलीफा अभी खिलाफत मूवमेंट पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें हो गई। अब गांधी जी ने कहा कि भाई अब मूवमेंट बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों से हम दो बातें मनवा के रखेंगे। एक, इन्होंने पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया 1919 में, एक ये गलत किया है। और दूसरा क्या गलत किया, इन्होंने मुस्लिमों का गलत उपयोग किया है। इन्होंने कहा कि तुर्की को हम आपको जिता कर रहेंगे, लेकिन तुर्की को जिताया नहीं। तो ये दो बातें गांधी जी ने मुद्दे उठाए, दो मुद्दे, और दोनों ही मुद्दों में मुस्लिम और हिंदू की एकता के लिए इन्होंने कहा कि दोनों को एक करना पड़ेगा, हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी लानी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठना चाहिए कि मुस्लिम तो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, तो मुस्लिमों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनको लोगों को इकट्ठा करना है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम तो माइनॉरिटी में है। क्वेश्चन है, सोचो। तो दिक्कत देखो क्या है। अगर पहले की बात देखिए तो बांग्लादेश हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया, ये सारे कहाँ थे, भारत में थे। तो अब उन दोनों में देशों में क्या है, मुस्लिम है। यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 50 और 50% का आंकड़ा चला जाता है, यानी 50% हिंदू 50% मुस्लिम, यानी दोनों ही बहुत ज़रूरी थे देश के लिए। अगर मुस्लिम अलग हो गए तब भी हम देश को नहीं जिता पाएंगे, और हिंदू अलग हो गए तो अब भी हम देश को नहीं जिता पाएंगे। तो गांधी जी दूरदर्शी आदमी थे, आगे की सोच रखते थे, तो इन्होंने भांप लिया कि हमको दोनों को इकट्ठा करना है। और इसीलिए जब देखा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो गांधी जी ने दिल्ली में बुलाया मोहम्मद अली और शौकत अली। कहाँ पर बुलाया, दिल्ली में। दिल्ली में बुलाया मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स कहा जाता है इनको, मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी आए, और गांधी जी ने वहाँ पर भाषण दिया कि कहा मुस्लिमों, आपको मुस्लिम जितने भी मुसलमान लोग हैं, आप मुसलमानों, तुमको कोई भी दुनिया में कोई नहीं जिता सकता। मैं आपके लिए आया हूँ और मैं आपको आपका अधिकार दिला के रहूँगा। मैं आपके खलीफा को मक्का मदीना दिला कर रहूँगा। मैं खलीफा को टूटने नहीं दूंगा और खलीफा का पद हरदम के लिए बचा करके रहूँगा। मैं आपके लिए आया हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको जिता करके रहूँगा। सारे मुसलमानों को एक कर लिया। और जैसे ही गांधी जी ने वहाँ पर अपना भाषण दिया, लोग, मुस्लिमों को लगा कि हमारे लिए एक मसीहा आ गया है। और मुस्लिमों के अंदर गांधी जी के, मुस्लिमों के अंदर बाहर पूरी हवा में, पूरी गूंज में सिर्फ गांधी जी के नारे लगने लगे। और गांधी जी मुस्लिमों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए कि ये व्यक्ति हमको अपने धार्मिक गुरु को बचा कर देगा, धार्मिक गुरु से हमारे पवित्र स्थल उनको दिला कर रहेगा। और लोगों के अंदर एक नई भावना का प्रसार किया, किसने, गांधी जी ने। और सारे मुस्लिम किसकी तरफ आ गए, गांधी जी के। और इन्होंने देखो, खिलाफत, खलीफा को बचाना है, इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पर जो मूवमेंट स्टार्ट किया मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ। यहाँ पर बहुत लोग थे, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह बहुत सारे लोग थे, ठीक है, असफ खान थे, असफ अली थे, ये सारे लोग थे। तो वो सारे नहीं लिख रहे हैं, मेन ये आपसे पूछेगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो यहाँ पर जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो खिलाफत हुआ। अगर आपको आज तक परेशानी थी तो शायद अब नहीं रही होगी, अब तो नहीं रही होगी। खिलाफत में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को खिलाफत मूवमेंट उनको समझ में नहीं आता है। तो ये बात थी, खलीफा को जिताने के लिए, यानी खलीफा को मक्का मदीना वगैरह वापस दिलाने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया भारत के मुस्लिमों ने, वो है खिलाफत, वो है खिलाफत। बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की, आखिर ये कैसे रिलेट कर रहा है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन। तो ये है कहानी। मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ गांधी जी ने मुस्लिमों को देख लिया था कि ये हमारा काम देंगे, यही है मुद्दा जिससे हम जोड़ सकते हैं। और दिल्ली में बुलाया 1 अगस्त को 1920 इसको, मोहम्मद अली और शौकत अली, और अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया और लोगों को
लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली और लोगों को अपने आप से जोड़ लिया। ये है गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट, इस तरह से मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया। अच्छा, एक बात तो आपने ये देखी कि एक खिलाफत मूवमेंट से कैसे मुस्लिमों ने कैसे मुस्लिम और हिंदू कैसे एक हो गए, एक ये बात देखी। दूसरी बात भी देखते हैं, दूसरी बात भी देख लेते हैं। चलो, ये शायद आपकी किताब स्कूल में भी ना बताई गई हो, जो बताने जा रहे हैं थोड़ा सा आपकी किताब में भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जान रहे हो तो थोड़ा डीप में पढ़ लो। एक पॉइंट देखो, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो पॉइंट्स लिखा रहे हैं लिख लो, लिखा रहे हैं इसलिए लिख लो, जल्दी लिखाते नहीं है। तो पहला है, हमने देखा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट से हिंदू और मुस्लिम एक हुए। गांधी जी दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम किया, इन्होंने एक पुल का काम किया और हिंदू और मुस्लिमों को एक पुल के सहारे जोड़ दिया एक व्यक्ति ने, गांधी जी, ब्रिज का काम किया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर। ये क्या हुआ? ये जो बताने जा रहे हैं ये थोड़ा सा तुमको नया लगेगा, नहीं सुना होगा, चलो सुन लो। देखो क्या हुआ, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद लोगों को बहुत सारी यातनाएं दी गई। देखो क्या होता है, अंग्रेज कभी धर्म पर प्रहार नहीं करते हैं, कल्चर पर प्रहार करते हैं। तुम्हारे रहन सहन पर प्रहार करेंगे, तुम किस तरह से चीज़ें करते हो उनको चेंज करते हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है इंसान का धर्म से लगाव बहुत कम है, बहुत कम लोगों का धर्म से लगाव होता है। आपके घर में भी पूजा पाठ सब लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते होंगे, सिर्फ थोड़ा सा कि आप इस धर्म से जुड़े हैं, थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, बहुत कम देखे होंगे। बाकी कल्चर डिपेंड करता है, कल्चर आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। कल्चर से आपकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप किस तरह से पहनते हैं, आपकी क्या ड्रेस है, क्या वेशभूषा है, किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आप सारी चीज़ें, आपका माहौल क्या, आपकी सोसाइटी कैसी, ये कल्चर बताता है। तो कल्चर बदलने की कोशिश करते थे। तो जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जब हत्याकांड हुआ, तो भारत में और हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदू का हाथ का पानी मुस्लिम नहीं पीता था और मुस्लिम के हाथ का पानी हिंदू नहीं पीता था। तो जब ये कल्चर देखा, ये धर्म नहीं है, ये कल्चर है, धर्म में लिखा है नहीं लिखा है, कल्चर है, कल्चर बना था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा थी। तो जब देखा अंग्रेजों ने कि भाई इतनी, तो इनको यातनाएं दो, इनके कल्चर को हटाओ, तो इन्होंने क्या किया, देखो हमने बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या क्या हुआ था। लोगों के जितने भी घर में पंखे थे वो पंखे लेके चले गए थे, वो यूरोपियंस को दे दिए गए थे। यूरोप के लोगों को जितने घर के लोगों में वो थी, क्या कहते हैं, कार वगैरह, जितनी भी मतलब व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ वगैरह, वो सब लेके यूरोपियंस को दे दी गई थी। लाइट सप्लाई बंद कर दी गई थी, वाटर सप्लाई बंद कर दी गई थी। एक गली से दूसरी गली जाने में आपको रेंग करके जाना पड़ता था। ये यातनाएं दी थी अंग्रेजों ने। एक बार सोच करके देखो, मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ और नहीं है। मोटिवेशन अगर लेना चाहते हो तो भारत के वीर जवानों से लो। उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्तित्व हैं। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं। एक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से व्यक्तित्व बन जाता है, एक पर्सन एक कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व कैसे बने, ये बात वो अपने कर्मों से बने। तो मोटिवेशन अगर तुमको लेना है तो इन सब से लो, उधम सिंह से लो कि कैसे अपना टारगेट जो आप लोग भूल जाते हो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो 3-4 बार में नहीं होता तो रख देते हो, उधम सिंह से लो। ठान लिया था जनरल डायर को मारेंगे, अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दी सर उस व्यक्ति ने, जिंदगी। भगत सिंह छोटे में ठाना था उसने, 21 साल की मृत्यु हुई, 21 साल की एज में मृत्यु, 23 साल। जरा सोचो क्या उद्देश्य था, क्या अंदर आग पैदा थी, क्या उत्तेजना थी, क्या साहस था। तो मोटिवेशन यहां से लेने की कोशिश करो, फालतू के यूट्यूब शॉर्ट से मोटिवेशन मत लो। ठीक है, चलो जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग मैसेकर में जब यातनाएं दी गई लोगों को, तो जब यातनाएं दी गई तो यातनाएं इस तरह की दी गई, इनके कल्चर को हटाओ। कल्चर यानी जो हिंदू मुस्लिम ये जो पानी नहीं पी रहे हैं एक दूसरे का, इनके कल्चर को तोड़ दो। तो जब हिंदू मुस्लिम गुजरते थे तो उनके हाथों को बांध देते थे, उनके हाथों को बांध देते थे और साथ में कहते थे बांध करके रेंगते हुए जाओ। हमने कहा था ना रेंगते हुए निकालो, तो हाथ को बांध करके रेंगते हुए निकालते थे। तो इस तरह से भी जलियांवाले बाग हत्याकांड ने भी यूनिटी पैदा कर दी हिंदू और मुस्लिमों में। जब देखा कि इस तरह से यातना करवाएं तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से भी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के अंदर एकता फैल गई,
एकता। अब दूसरी बात क्या हुई, अब इस समय के जो हिंद यानी जो यूथ था उस समय का, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो उसके अंदर भी एक नई उत्तेजना पैदा हुई। उसने ये धर्म की थोड़ा सा हटा दिया, धर्म को हटा दिया, कास्ट को हटाया, और एक देश की जब नींव पड़ी तो सारे भारतवासी बन गए, यानी अपनी अपनी कास्ट से हिंदू, सिख, ईसाई सब छोड़ करके सब भारतवासी बन गए। तो ये दोनों बातें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हमने आपको बताई कि खिलाफत से और इससे दो लोगों से कैसे हुआ। अच्छा, ये बात हुई। अब अंग्रेजों ने जैसे ही खिलाफत मूवमेंट हुआ, अंग्रेजों ने 1 महीने बाद कहा कि तुर्की हम नहीं विभाजित करेंगे। इतना प्रेशर बना दिया क्योंकि गांधी जी को पता था कि इतने ज़्यादा मुस्लिम हैं, अगर सारे मुस्लिमों ने प्रेशर बना दिया अंग्रेजों के तो अंग्रेज कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। गांधी जी दूरदर्शी थे, आपको बता रहे हैं ना, आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी पहले ही लेक्चर से आपको मैंने बोला था बहुत कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप में। तो खिलाफत मूवमेंट गांधी जी को पता था कि जब अंग्रेज सारे प्रेशर बनाएंगे तो तोड़ेंगे जरूर। तो 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ही क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम तुर्की विभाजित नहीं करेंगे। लेकिन हमने बताया ना, अंग्रेज जो थे ये पास के फायदे से ज़्यादा दूर का नुकसान सोचते थे। इन्होंने एक ऐसा बीज बोया कि 100 सालों तक, 100 सालों नहीं, हजारों सालों आगे के लिए पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। इन्होंने तुर्की को विभाजित नहीं किया, इन्होंने खलीफा के पद को ही हटा दिया, रिमूव। अब जब खलीफा का पद ही नहीं होगा तो पूरे देश के, पूरी दुनिया के मुस्लिम एक कैसे जोड़ोगे, क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे वो इनसे जुड़े हुए थे, खलीफा के लिए लड़ रहे थे। खलीफा का पद ही हटा दिया 1924, खलीफा का पद ही हटा दिया 1924, खलीफा का पद ही हटा दिया। इसीलिए कह रहे हैं अंग्रेज एक ऐसा बीज होते, ख़त्म कर दो। और इलेक्शंस करवाए वहाँ पर, ये सारी चीज़ें, खलीफा का पद ही हट गया। अच्छा, खलीफा का पद आया कैसे था ये भी समझ लेते हैं। देखो, मोहम्मद हजरत साहब जो लास्ट पैगंबर थे, मुस्लिम इस्लाम धर्म के जो लास्ट पैगंबर थे वो थे मोहम्मद हजरत साहब। कौन थे? मोहम्मद हजरत साहब। 1.25 लाख पैगंबर आए तो 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख, तो 1.25 लाख पैगंबर आए। तो 1.25 लाख जब पैगंबर आए तो मोहम्मद हजरत साहब उनमें से लास्ट थे। तो मोहम्मद हजरत साहब का जहाँ पर जन्म और मृत्यु हुई वो था मक्का और मदीना, ये दो थे जहाँ पर उनकी जन्म और मृत्यु हुई, मक्का और मदीना में। तो ये बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं मक्का और मदीना, क्योंकि यहाँ पर उनकी जन्म और मृत्यु हुई। तो लोग मोहम्मद हजरत साहब की जन्म की वजह से इनको मानते थे। दूसरी बात, मोहम्मद हजरत साहब ने कहा था कि अब हमारे बाद जो भी मुस्लिम धर्म को फैलाएगा वो खलीफा होगा। वो कौन होगा? खलीफा। तो खलीफा यहाँ से इन्होंने बनाया कि जो जितने भी मुस्लिम होंगे, जो उनका लीडर होगा वो खलीफा होगा। ये बातें आपको समझ में आई? तो खिलाफत मूवमेंट डाउन पड़ गया क्योंकि खलीफा के पद को ही ख़त्म कर दिया ना। खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया यानी ख़त्म हो गया खलीफा। जब खलीफा ही नहीं रहा तो अब ये किसके लिए लड़ेंगे? खिलाफत मूवमेंट किस लिए लड़ोगे भाई? क्योंकि मुस्लिम किस लिए लड़ रहे थे? खिलाफत के लिए। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये आगे हुआ लेकिन अभी बीच की कहानी हमको पढ़नी है। अच्छा भैया, चलो समझने का प्रयास किया जाए। फिर थोड़ा सा अगर समय लग रहा है, देखो 10 मिनट में अगर तुम समझने का प्रयास करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर तुम पेपर में पास होना चाहते हो तो अच्छी बात है, 10 मिनट का देख लो भाई वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, थोड़ा सा डीप में समझना चाहते हो तो भाई टाइम लगता है, ठीक है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम की कमी है, अगर आप भाई बिजनेसमैन आदमी हैं, हाँ, समय का आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप 10 मिनट का देख सकते हैं, फिर उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। और 10 मिनट में अगर आप हमसे कहें कि 10 मिनट में ख़त्म कर, तो सर टाइम लगता है। ऑफलाइन में भी जब सर मैं पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया 1 महीना हमने पढ़ाया था, 1 महीना पढ़ाया था सर नेशनलिज्म इन इंडिया। लेकिन अगर आप बच्चों से पूछ लो जा करके, एक कहानी आपको बता देंगे डीप में, एक कहानी। अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया क्योंकि 1 महीना क्यों पढ़ाया? क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने बहुत पहले से, आपकी किताब में 1914 से है और मॉडर्न इंडिया की कहानी स्टार्ट होती है बहुत पहले से 1757।
उससे पहले 1707 से, ठीक है। तो 1 महीना पढ़ाया था सर, आपको तो 20 मिनट पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है सर, अच्छे समझ लीजिए, एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा। अभी 10th में पढ़ोगे, उसके बाद अगर 12th वगैरह में अगर लेते हो तो हिस्ट्री वगैरह आर्ट्स से रहते हो तो ठीक है, काम तो आएगा ही, उसके आगे कंपटीशन दोगे उसमें काम आएगा। तो यहीं से सीख के जाओ सारी बातें, आज ही से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा लो, भारत के बारे में भी जान लो। तो चलिए देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ। अब खिलाफत मूवमेंट हुआ। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ ये मुस्लिमों के लिए, अभी सारे लोग तो जुड़ नहीं पाए, तो सारे एक मास मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए, एक मास, एक बहुत बड़ा मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या होता है सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आपने 10 मिनट दे दिए। आप 10 मिनट आप दीजिए, 10 या 5 जितना भी हो पाएगा, 10 से ज़्यादा नहीं लेंगे सर, आपका 10 मिनट दीजिए आप अपनी ज़िंदगी के, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पूरा समझ में आएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज, गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा है कि अंग्रेज भारत में रूल इसलिए कर पाए हैं क्योंकि अंग्रेजों को हमने कॉपरेट किया है, क्योंकि अंग्रेजों को रूल करने में सहायता हम लोगों ने प्रदान की है। अगर हम ही सहायता ना प्रदान करें अंग्रेजों को तो अंग्रेज रूल नहीं कर सकते। तो गांधी जी को समझ में आ गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानेंगे, अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, यानी कुल मिला के बात हम बायकॉट करेंगे। हम क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे, इनके चीज़ें जितनी भी हैं उनका बायकॉट करेंगे। तो गांधी जी को समझ में आ गया। अच्छा, लिखा कौन सी किताब में? हिंद स्वराज। याद रखो भाई, जरूरी है तुम्हारे लिए। हिंद स्वराज जो किताब है वहाँ पर ये लिखा है गांधी जी ने कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन इसलिए किया है क्योंकि भारत के लोगों ने ही उनको शासन करने दिया है। अगर भारत के लोग सहयोग ना करते तो वो ना कर पाते। अच्छा, अगर घर में तुम्हारे किराएदार कोई आता है और तुम्हारे ऊपर ही शासन कर रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि तुमने रखा था तभी तो तुम्हारे घर में रह रहा है। अगर तुम शुरुआत में ही ना रखते अपने घर में तो किराएदार तुम्हारे ऊपर शासन ना कर पाता कभी भी। तो गांधी जी ये समझ गए, कहा कि भारत एक घर है और भारत में किराए के लिए हमने ही तो रखा है, हम चाहेंगे निकाल देंगे, तभी तो शासन कर रहा है हमारे ऊपर, हम ही ना रखते तो कैसे कर लेता। ये बात गांधी जी समझ गए सर। और गांधी जी ने कहा कि अब एक मास मूवमेंट की जरूरत है, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नागपुर सेशन में, कहां पर? नागपुर सेशन में, दिसंबर में। नागपुर सेशन, ये मैप में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। नागपुर सेशन में, कहां? एक सेशन यानी कांग्रेस के सारे लोग। अच्छा, सेशन क्या होता है समझ लो, सारी बातें समझ लो। देखो, अब गांधी जी अकेले कोई मूवमेंट तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस में थे, तो जितने भी, अब तुम्हारे घर में कुछ होता है तो सारे लोगों से पूछा जाता है ना, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी अकेले तो स्टार्ट कर नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने ये आइडिया सबके सामने रखा और वो रखा नागपुर सेशन में। अब इस यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी कांग्रेस के लोग थे वो नागपुर में इकट्ठा हुए और नागपुर में गांधी जी ने अपना मूवमेंट का वो रखा और मूवमेंट का पूरा बताया कि ऐसे ऐसे होगा, इस तरह से किया जाएगा। और नागपुर में जब रखा तो इसको पारित किया गया नागपुर सेशन में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और वो महीना था दिसंबर और साल था 1920। 1920 के दिसंबर में नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। ये रट लो, 1 नंबर का मैप में आएगा और लिखने के लिए तो बहुत 5 नंबर में आ सकता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गांधी जी ने कि अंग्रेजों ने शासन क्यों किया हमारे ऊपर? क्योंकि हमने उनका सहयोग किया। तो हमको क्या नहीं करना है? हमको कॉपरेट नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ कॉपरेट नहीं करना है। कॉपरेट कैसे नहीं करोगे? तो गांधी जी ने कहा बहुत सिंपल सी बात है, देखो हम समझाते हैं तुमको कैसे कॉपरेट नहीं करना है। कैसे कॉपरेट नहीं करना है? जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स लिख लो यहाँ पर, जितने भी थे इन्होंने छोड़ दिए स्कूल। कहा स्कूल छोड़ दो क्योंकि तुम उनका सहयोग कर रहे हो, उनकी चीज़ें जो चल रही हैं तुम उनका सहयोग कर रहे हो। दूसरी बात, जितने भी वकील हैं वो अपनी
क्या छोड़ दो, वकालत लॉयर्स लेफ्ट ऑफ दियर प्रैक्टिसेस। अब तुमको समझ सजाना है, यानी अगर तुम लिखना चाहते हो अच्छे से तो ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, और देते हैं आपको इसमें नॉलेज बहुत। अब देखो क्या था उस समय, जो सबसे बड़ा कोई पद होता था तो वकील का होता था, सब वकील बनते थे, बहुत पैसा था लॉयर्स में। तो कुछ यहाँ पर मेन नाम रखेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर लिखो CR दास, चित्तरंजन दास नाम था, ठीक है, CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, ठीक है। 3 नाम लिख लो बढ़िया से कि CR दास नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी, सिराज लिख दिया, इसके आगे पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो सिराज गोपालाचारी, इतने लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, लॉयर्स लेफ्ट ऑफ दियर प्रैक्टिसेस, इन्होंने अपनी वकालत ही छोड़ दी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये इतने नाम लिखे हैं, पता करके आओ, देश बंधु किस, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है, देश बंधु, देश बंधु, वो इज नोन एज देश बंधु, ठीक है। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है ये तुम पता करो, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस लिफ्ट कर दी। दूसरी बात, जितने भी बाहर के कपड़े थे आग लगा दी सर, आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगा दी, सब में आग लगा दी। दूसरी बात क्या हुई, अब किस तरह से करेंगे, इन्होंने कहा कि सिंपल सी बात, सिविल डिसओबीडियंस करो, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, यानी हम प्रेम पूर्वक तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की बात तुमको सविनय प्रेम पूर्वक मना कर देनी है। अंग्रेज कह रहे बेटा पानी पी लो, तो तुम भी प्रेम पूर्वक कह दो नहीं पानी नहीं पीएंगे, लड़ाई नहीं करनी है। अंग्रेज कह रहे बेटा वहां से एक बिस्किट ले आओ 5 रुपए का, हम नहीं जाएंगे सर, ठीक है, एकदम प्रेम पूर्वक। गांधी जी ने कहा लड़ाई नहीं करनी है तुमको, अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करना है, लेकिन तुमको लड़ाई नहीं करनी है। एक बिस्किट खिलाने के लिए कहा, तुमने एक तमाचा लगा दिया, हमसे बिस्किट मंगाओगे, तमाचा नहीं लगाना, तुमसे कहा ना हम काम कर रहे हैं हम नहीं जाएंगे सर, हम व्यस्त होने के कारण नहीं जा सकते हैं, हम असमर्थ हैं, तो सविनय अवज्ञा करनी है, यानी प्रेम पूर्वक बातों को मना करना है। ये थे गांधी जी के विचार, ठीक है। और गांधी जी ने इस मूवमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा बढ़ाया कि यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़े मात्रा में क्या किया, यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़ी मात्रा में अपना पार्टिसिपेशन किया। कैसे पता कर सकते हो महिलाओं ने किया, तो अब इसको बढ़ाने के लिए देखो, किसी भी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, तो लोग तो आ गए, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा इकट्ठा करने के लिए उस फंड का जो नाम रखा है, ये भी नहीं पढ़ाया हो गया तुमको, ये भी तुमको पढ़ाया नहीं गया, तो ये जान लो, इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया तिलक कोष, तिलक स्वराज फंड, ठीक है, तिलक स्वराज फंड, तिलक कोष फंड, तिलक स्वराज फंड, ठीक है। अच्छा, तिलक के नाम से क्यों रखा गया, तुम्हारे दिमाग में चुलबुली मचनी चाहिए कि काहे तिलक रखा गया भाई, गांधी जी की चलाए थे, गांधी जी का नाम पड़ता, तो समझो ये जब स्टार्ट हुआ था नागपुर सेशन में, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया जो था गांधी जी का भी था और बाल गंगाधर तिलक का भी था। तो बाल गंगाधर तिलक ही क्यों रखा गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो चुकी थी, क्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी थी, 64 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई। तो जब 64 साल में इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्हीं के नाम की, इन्हीं की याद में तिलक स्वराज फंड स्टार्ट किया गया। और सर 1 महीने के अंदर, 1 महीने सॉरी सर 6 महीने के अंदर, 6 और 3 महीने के अंदर सिर्फ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। कितना, सोच लो, उतनी समय की बात है, 1920, आज से 103 साल पहले की बात कर रहे हैं आपसे। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 1 करोड़, इतना ज़्यादा पैसा लोगों ने दिया, इतना ज़्यादा, तो समझ सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी क्या रही होगी। 1 करोड़ दे दिया मूवमेंट के लिए। दूसरी बात, महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी दे दी। सोचो गांधी जी की आवश्यकता थी भारत में, और कितनी ज़्यादा आवश्यकता थी तुम इस बात से समझ सकते हो, कितना ज़्यादा लोग पसंद करते थे। जो आज गालियाँ देते हैं उनके लिए है,
1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। लोगों के दिलों में किस तरह से जगह बनाई होगी। 1 करोड़ रुपया दे दिया लोगों ने। दूसरी बात, महिलाओं ने अपने जितने भी आभूषण थे वो दे दिए दान में, आभूषण उतार के दे दिए। महिलाएं क्या देंगी, तो देंगी क्या, उनके पास पैसे कहाँ से आते थे, तो उन्होंने अपने आभूषण दे दिए, जो भी उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह थे जितने भी थे उन्होंने अपने आभूषण दे दिए सर महिलाओं ने। सोचो कितनी ज़्यादा पहुँच रही होगी गांधी जी की। कहीं लिखा नहीं है भाई, गांधी जी का नाम नहीं लिखा, ये तो बहुत बड़ी बात है, गांधी जी का नाम नहीं लिखा कहीं, ये बड़ी गलती हुई भाई। लिखो भाई, इसको किसने स्टार्ट किया, गांधी जी, ये तो मेन चीज़ है भाई, ये सर का नाम लिख लो, गांधी जी। ये इस तरह से फैलाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ दी, बैकबोन तोड़ दी सर। 102 करोड़ से 57 करोड़ में सर ला दिया इनको। इतना ज़्यादा घाटा हुआ, जो 102 करोड़ का ट्रेड करते थे वो 57 करोड़ पे ला दिए। समझ लो कितना, 50 करोड़ का घाटा। कितना होता है, 50 करोड़ का घाटा लगाया। ये थे गांधी जी। इतना ज़्यादा पॉपुलर किया, इतना ज़्यादा पॉपुलर किया, अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ दी। अब इसके बाद जो हुआ, देखो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो इसको कई लोगों ने अलग अलग तरह से देखा। जो प्लांटेशन में काम करते थे, प्लांटेशन क्या होता है आप बताएंगे। प्लांटेशन का मतलब होता है जहाँ पर सिंगल क्रॉप उगाई जाती हो। सिंगल क्रॉप यानी गन्ना, तो गन्ना ही उगाया जाएगा। चाय तो चाय की खेती की जाएगी। सिंगल क्रॉप और बहुत बड़े पैमाने में, लार्ज पैटर्न, ठीक है, तो उसको प्लांटेशन कहते हैं। तो प्लांटेशन के जितने भी लोग थे तो ज़बरदस्ती पहले रखा जाता था उनको, ठीक है। इनलैंड इमाइग्रेशन एक एक्ट आया था, बताएंगे भी डिटेल में। तो वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती रख दिया जाता था कि तुम काम करोगे, ऐसे नहीं जा सकते, अंग्रेज ज़बरदस्ती रखते थे, ठीक है। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस तरह समझते थे कि उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया। इस मूवमेंट ने, ये एक पॉइंट लिख लेना भाई, अगर अपने पेपर में लिखना, कि इस मूवमेंट से पॉलिटिकली यानी राजनीतिक तरीके से तो हम स्वतंत्र नहीं हुए, पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं मिली, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, लेकिन मेंटली फ्रीडम मिली। यानी लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो नहीं प्राप्त की कि अंग्रेज छोड़ के चले गए हों लिख करके, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लोगों के दिमाग से हट गया था कि अब हम अंग्रेजों के अधीन हैं। ये गांधी जी थे। ये ताकत एज पे डिपेंड मत करना सर, इस इंसान के शरीर को आप देख के मत आ सकते कि इसकी उपलब्धि क्या है। ये थे गांधी जी। लोगों के दिमाग से अंग्रेजों का डर खत्म कर दिया सर इस इंसान ने। बिपिन चंद्रा की एक किताब है, बहुत अच्छी है, उसमें आप पढ़ेंगे, वो लिखते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम को तो नहीं ख़त्म कर पाए, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म नहीं कर पाए ऐसा नहीं कहेंगे। पॉलिटिकल फ्रीडम तो कुछ सालों बाद मिली, 1947 में मिली, कुछ 20 साल बाद मिली, लेकिन मेंटली फ्रीडम दिला दी इस मूवमेंट ने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने। लोगों को लगा कि अब गांधी राज आ चुका है। उस समय का जो राज था, अगर किसी से आप पूछेंगे कि आज क्या चल रहा है, तो गांधी राज कहते थे। जो लोग थोड़ा सा कम, मतलब जिनको ज़्यादा नहीं थी नॉलेज, तो गांधी राज के नाम से जाना जाता था उस समय का समय। समझ लो क्या उपलब्धि थी, क्या सारे लोग गांधी राज, इतने ज़्यादा खुश हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि लोग नाचने लगे। जितने प्लांटेशन में काम करते थे वो छोड़ के चले आए, उनको लगा गांधी राज आ गया, अब गांधी जी का राज। अच्छा, गांधी राज कहते क्यों थे, बहुत बड़ी बात देखो। गांधी राज क्यों कहते थे? गांधी राज इसलिए कहते थे क्योंकि उनको लगता था गांधी राज का मतलब होता है जहां पर सब एक साथ रहें, एक साथ, जहां पर अमीर और गरीब में कोई भेद ना हो, एक ऐसा देश हो जहां पर गरीबों की सारी बातें सुनी जाएं, जहां पर कास्ट का कोई अंतर ना हो। ये था गांधी राज, और ये थी गांधी जी का, ये था गांधी जी का प्यारा भारत, जो गांधी जी के सपनों में बसता था कि एक ऐसा भारत हो जहां पर महिलाओं के पास सारे अधिकार हों, जहां पर गरीब के बारे में भी सोचा जाए, और जहां पर जाति और धर्म का कोई भेद ना हो। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, किस तरह से प्लांटेशन लोगों को इफेक्ट किया, किस तरह से लोगों ने इस मूवमेंट को अपने लिए लिया, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। चलिए अगले लेक्चर में